साल 1971 में बांग्लादेश में आजादी की आवाज तेज हो जाती है और पाकिस्तान सिविल वॉर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है। पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी रेवोल्यूशनरीज के बीच लड़ाई बढ़ती जाती है और ये बांग्लादेश को अलग देश घोषित कर चुके होते हैं। और इसी बीच पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन चंगेज खान, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफील्ड पर बमबारी स्टार्ट कर देते हैं। इन एयरफील्ड में अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर ऐसे टोटल 11 एयरफील्ड पर पाकिस्तानी एयरफोर्स अटैक कर देती है। उसी शाम को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रेडियो के जरिए भारतीय जनता तक मैसेज पास करती है कि इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। फिर इंडियन एयरफोर्स रिटेलिएट करती है और अंत में पाकिस्तानी सेना के 93,000 से भी ज्यादा सैनिक भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर देते हैं और इस तरह एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। लेकिन इस वॉर का क्या कारण था? क्यों हुई थी ये वॉर? क्यों बांग्लादेश के लोग आजादी चाहते थे और इंडिया का इस सब में क्या रोल रहता है? पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस डिटेल्ड वीडियो में। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. सबसे पहले तो हम बंगाल की हिस्ट्री को समझते हैं। तो कॉलोनियल टाइम के पहले से ही इंडियन सब कोऑर्डिनेट में कई सारे किंगडम्स ने रूल किया है और ये सभी किंगडम्स अपने आप को एक अलग भाषा, ट्रेडिशंस और कल्चर से आइडेंटिफाई करते हैं और सेम यही पोजीशन रहती है आज के दिन के वेस्ट बंगाल और बंगाल की भी। इस एरिया को स्टार्टिंग से ही बंगाल के नाम से जाना जाता है। 13th सेंचुरी से ही इस एरिया को मुस्लिम रूलर्स ने रूल किया था। इस टाइम पर लोग धर्म से ज्यादा खुद को बंगाली भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन से इंटीग्रेट करते हैं और लोग काफी पीस और हार्मनी से रहते थे। इस टाइम पर कम्युनिटीज में काफी यूनिटी हुआ करती थी। फिर साल 1757 से बंगाल में ब्रिटिश राज आने के बाद से कम्युनिटीज में धर्म की खाई गहरी होती चली गई। पर इन सब के बावजूद भी एक चीज जो हमेशा कॉमन रहती है और वो है बंगाली एथनिसिटी। 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म होता है और भारत को आजादी मिल जाती है, लेकिन आजादी भारत को दो देशों में बांट देती है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। मुस्लिम मेजोरिटी लोग पाकिस्तान को चुन लेते हैं जबकि भारत खुद को एक लोकतांत्रिक देश घोषित करता है। इस तरह धर्म के नाम पर विभाजन से दोनों देशों की बाउंड्रीज तो तय हो जाती है, लेकिन एक ही कल्चर, ट्रेडिशंस और लैंग्वेज फॉलो रीजन्स दो अलग अलग देशों में बट जाते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पंजाब, क्योंकि आधा पंजाब पाकिस्तान को मिलता है तो आधा पंजाब का हिस्सा भारत में मिलता है। सेम चीज बंगाल के साथ भी हुई, क्योंकि बंगाल का आधा हिस्सा पाकिस्तान में तो आधा हिस्सा भारत में मिलता है। देश तो अलग अलग हो गए थे पर यहाँ के लोग सेम लैंग्वेज में बात करते और सेम कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। बंगाल में जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनको ज्यादा इकोनॉमिकल और सोशल स्टेटस में इक्वलिटी मिलेगी। साथ ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करेगी और उन्हें उनका पूरा हक मिलेगा। और फिर जब बंटवारा होता है तो दोनों कम्युनिटीज में मास माइग्रेशन होता है। कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार से कई सारे बिहारी मुस्लिम्स ईस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट हो जाते हैं और हिंदू लोग भारत आ जाते हैं। ये मास माइग्रेशंस अपने साथ बहुत बुरा दौर लेकर आता है। दंगे फसाद होते हैं जिससे कई बेकसूर लोग मारे जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 14 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। लाखों लोग इस पार्टीशंस के दौरान मारे जाते हैं। मरने वालों की संख्या 2 लाख से 20 लाख तक बताई जाती है और इस तरह देश बनता है पाकिस्तान, जो दो हिस्सों में होता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 1600 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। पाकिस्तान की फॉर्मेशंस में भले ही मेजोरिटी लोग मुस्लिम हो, लेकिन सभी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग बंगाली मुस्लिम है, तो वहीं वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पख्तूनी, आलोची जैसे एथनिक ग्रुप्स की सुपेरिटी है।
ऐसे में बड़ी आबादी होने के बाद भी बंगाली मुस्लिम्स को साइडलाइन कर देते हैं और पॉलिटिक्स पर, मिलिट्री पर और ब्यूरोक्रेसी के साथ ही सारी पावरफुल पोजीशंस पर वेस्ट पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे। 1947 में पाकिस्तान की शुरुआत भी इंडिया की तरह ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हुई थी, जिसमें पीएम की पोस्ट पर लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना को फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया जाता है और पाकिस्तान की मैक्सिमम पावर वेस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आने वाले समय में देखने को मिलती है। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक नया रूल लेकर आते हैं और उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. जिन्ना का ये डिक्लेरेशन पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देता है, क्योंकि बंगाल के जो मुस्लिम्स थे उनके लिए उर्दू इलीट भाषा होती है, जिसे केवल हाई लेवल के ऑफिसर्स ही बोलते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में तो दशकों से बंगाली भाषा ही बोली जाती है। इस तरह भाषा की जबरदस्ती से ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है और अपनी भाषा को बचाने के लिए लोग सड़कों पर आ जाते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उर्दू को इस तरह से थोपे जाने के अगेंस्ट हो जाते हैं और 1952 के आते आते ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट तेज हो जाते हैं, जिसके चलते सरकार को सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ता है। इस कानून के खिलाफ 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन सेक्शन 144 के तहत पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है, जिससे स्टूडेंट की भीड़ और बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसने की कोशिश करने लगते हैं और जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ओपन फायरिंग कर देती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है और आगे चलकर ये दिन बांग्लादेश के इतिहास में अमर हो जाता है और आज भी बांग्लादेश इस दिन को लैंग्वेज मार्टर डे के तौर पर मनाता है। सरकार और बंगालियों के बीच ये तकरार इतनी बढ़ जाती है कि 1956 में सरकार को बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस और 1956 में स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों की ये मांग तो पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार के साथ उनकी नाराजगी खत्म नहीं होती है, बल्कि ये आग में पेट्रोल का काम करती है। पाकिस्तान में कई सरकार बनती बिगड़ती है, मिलिट्री रूल भी लगता है, लेकिन सरकार बनाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कभी नहीं आता है और उनको पॉलिटिकल प्रेफरेंस भी नहीं मिलती है। साथ ही उनके एरिया में डेवलपमेंट भी ना के बराबर होती है। 70 से 80% से ज्यादा का नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट होता है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में रहती है और यहीं से पाकिस्तान को अपना 62% रेवेन्यू मिलता है। फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट 2.6% होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4 की ग्रोथ रेट से ग्रो करता है। एक ही देश के दो हिस्सों में इस हद तक की इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होने से सरकार और बंगाली लोगों के बीच की खाई गहरी होती चली गई। 1966 में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर 6 पॉइंट की डिमांड सामने रखी, जिसे पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने इन डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखा, जिसमें इन्होंने साफ कह दिया कि ईस्ट पाकिस्तान को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए। सेकेंड, इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज यूज करने की पावर ईस्ट पाकिस्तान की सरकार के पास रहे। थर्ड, इन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान की अपनी खुद की एक अलग करेंसी हो। फोर्थ, इन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान को खुद के फॉरेन रिजर्व रखने की पावर दी जाए। फिफ्थ डिमांड इन्होंने रखी कि ईस्ट पाकिस्तान की एक अलग रिजर्व बैंक स्टेब्लिश की जाए। और फोर्थ डिमांड जो कि इन्होंने रखी कि ईस्ट पाकिस्तान के पास अपनी खुद की एक अलग डिफेंस फोर्स हो। अवामी लीग की ये डिमांड्स को सुनकर सरकार में बैठे लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उनको लगने लगा था कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है और सरकार इन सभी पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देती है और इन डिमांड्स को देश के खिलाफ बताती है। पर अवामी लीग भी इन फैसलों से चुप नहीं बैठते हैं और कंटिन्यूसली अपना काम जारी रखते हैं। और फिर 1968 में सरकार द्वारा अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और कई ऑफिसर्स को देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। उस समय पर पाकिस्तान में जनरल आयुब खान की सरकार होती है, जो इल्जाम लगाती है कि अवामी लीग अगरतला में भारत सरकार के साथ मिलकर एक आजाद देश बनाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन उनके ये सभी चार्जेस ईस्ट पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि तब तक शेख मुजीबुर रहमान जनता के बीच पॉपुलर लीडर बन चुके थे और वो लोगों की आवाज बन चुके थे। इसलिए जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान के अरेस्ट की खबर मिलती है, वैसे
ही ईस्ट पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आ जाते हैं और भीषण प्रोटेस्ट होने लगते हैं, जिससे सरकार को मजबूरन घुटने टेकने पड़ते हैं। और 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर भी ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ जाते हैं कि जनरल आयुब खान को रिजाइन करना पड़ता है और इसके बाद प्रेसिडेंट पद पर जनरल याहिया खान को नियुक्त करते हैं, जो कि 1970 में पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस करवाते हैं। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगता था कि मेजोरिटी ऑफ सीट्स वो जीत जाएंगे, पर जब रिजल्ट आता है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अवामी लीग को जनरल इलेक्शंस में भारी मतों से जीत मिलती है। 313 सीट्स में से 167 सीट्स अवामी लीग जीत जाती है। लेकिन ये सभी सीट्स वो ईस्ट पाकिस्तान में हासिल करते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट्स पर अवामी लीग नहीं जीतती है। वहीं वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में 86 सीट जीत जाती है, पर ईस्ट पाकिस्तान में वो एक भी सीट नहीं जीत पाती है। अवामी लीग को पाकिस्तान में सरकार बनाने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को ये पसंद नहीं आया और फिर याहिया खान और पीपीटी लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं और 1 मार्च 1971 को प्लान के अकॉर्डिंग याहिया खान नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की जनता इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगती है और मास प्रोटेस्ट होने लगते हैं। पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में आजादी के नारे लगते हैं और सभी लोग साथ मिलकर एक नए देश की मांग करते हैं और इस प्रकार बांग्लादेश नाम दुनिया के सामने आता है। और इधर अवामी लीग पार्टी भी अपनी आवाज बुलंद करती है और शेख मुजीबुर रहमान जनता के सपोर्ट के लिए आ जाते हैं। और यही नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान में जनता पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑर्डर मानना भी बंद कर देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रोटेस्टर्स ऑर्गेनाइज होकर अपनी एक खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी बना लेते हैं, जिसका नाम होता है मुक्ति वाहिनी। इस आर्मी का मकसद था बांग्लादेश की आजादी। इस सिचुएशन में ईस्ट पाकिस्तान को अपने हाथों से निकलता देख सरकार पाकिस्तानी आर्मी के जरिए रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करते हैं। मार्च 1971 को एयर फ्लाइट के जरिए वेस्ट पाकिस्तान से कई सारे पैरामिलिट्री सोल्जर्स को ढाका लाया जाता है, जिन्हें मुक्ति वाहिनी के अगेंस्ट ऑपरेशन चलाना था। और इसके अलावा मुक्ति वाहिनी से निपटने के लिए वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान पीस कमेटी बनाते हैं, जिसे नाम दिया जाता है शांति वाहिनी। पर एक्चुअली में ये कमेटी पीस एस्टेब्लिश करने की बजाय लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाती है और वॉर क्राइम की सारे हदें पार कर जाती है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एक खतरनाक जेनोसाइड करने का प्लान करती है, जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका मकसद था बांग्लादेश में आजादी की मांग करने वालों को टारगेट करना। कहने को तो ये एक ऑपरेशन था, पर असल में ये वॉर क्राइम, जेनोसाइड या पब्लिक मैसेकर था। 25 मार्च को हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स ढाका घुसते हैं। कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाता है, टेलीफोन और रेडार को बंद कर दिया जाता है, सभी फॉरेन जर्नलिस्ट को फॉरेन डिपोर्ट कर दिया जाता है और पूरे शहर को सीज करके शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस ऑपरेशन सर्चलाइट में पाकिस्तानी सेना ने लगभग 10 लाख से भी ज्यादा बांग्ला बोलने वाले ईस्ट पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इस भयंकर नरसंहार में नेता, क्रांतिकारी, बंगाली लोग, अवामी पार्टी के मेंबर से लेकर आम आदमी को भी टारगेट किया गया। इस मैसेकर के बाद लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेने के लिए आ जाते हैं। 25 मार्च से शुरू ये जेनोसाइड लगभग 8 महीनों तक चलता है, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से मारे जाते हैं और पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में 4 लाख लड़कियों और औरतों के साथ दुष्कर्म करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के इन शर्मनाक कामों की सूचना को यूएस प्रेसिडेंट तक पहुंचाया गया, तब भी यूएस ने ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे इस जेनोसाइड को रोकने का कोई काम नहीं किया, बल्कि यूएसए अपने एलाई पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहा। इधर अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं बांग्लादेश। 27 मार्च को मेजर जियाउर रहमान खुद डिक्लेरेशंस को
पब्लिकली लोगों को पढ़कर सुनाते हैं और इस तरह बांग्लादेश को एक आजाद देश घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये आजादी आसान नहीं होती है, क्योंकि मेजर शहरों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए 7,000 से ज्यादा इनोसेंट बंगाली लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मैसेकर में एक हफ्ते के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा बंगाली लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है, जिससे 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आ जाते हैं। भारत पहले से इन सारी सिचुएशन पर नजर रखे हुए था, लेकिन लाखों की संख्या में रेफ्यूजीज जो भारत की तरफ आ रहे थे वो भारत की मुश्किलों को और बढ़ा देते। इतनी बड़ी संख्या में रेफ्यूजीज को सर्व करना काफी मुश्किल था, इसलिए भारत भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है और भारत अवामी लीग पार्टी के कई लीडर्स को देश में शरण दे देता है। 10 अप्रैल 1971 को अवामी लीग कोलकाता में ही पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट बनाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है और तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। पर भारत की मेन समस्या थी 10 मिलियन रेफ्यूजीज, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को सर्व करने से एक बड़ा इकोनॉमिक बर्डन आ जाता। साथ ही ईस्ट पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी भी एक बड़ा कंसर्न था, इसलिए इंदिरा गांधी इस वॉर में भारत को भी शामिल करने का सोचती है। 28 अप्रैल 1971 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मैनेस्को से बांग्लादेश की सिचुएशंस पर डिस्कस करते हैं और वो कहती है कि जंग की तैयारी स्टार्ट कर दे। पर मैनेस्को वॉर चैलेंजेस को समझते हैं और ऐसे जल्दी से वॉर में जाने को अवॉइड की राय देते हैं, क्योंकि मानसून के मंथ में भीषण बाढ़ की सिचुएशन में वॉर लड़ना काफी मुश्किल होता और वॉर का राइट टाइम नवंबर दिसंबर का महीना रहेगा जब विंटर रहेगी। और सरकार मैनेस्को पर भरोसा कायम रखती है और उन्हें पूरी आजादी देती है कि वो कभी भी वॉर लड़ सकते हैं। इंडियन आर्मी शुरुआत में तो मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने का काम करती है सैम मैनेस्को के नेतृत्व में। इसके अलावा गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्टिक्स और वेपन्स की सप्लाई की जा रही थी, पर अभी तक भारत डायरेक्ट वॉर में नहीं कूदा था। लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ये भारत के 11 एयरफील्ड को निशाना बनाते हैं, जिनमें अमृतसर, आगरा, पठानकोट, जोधपुर, श्रीनगर, अंबाला जैसे टोटल 11 एयरफील्ड को टारगेट किया जाता है और भारत के जो रेडार सिस्टम होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। यानी पाकिस्तान की तरफ से जंग स्टार्ट कर दी जाती है और उसी शाम को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी रेडियो के जरिए इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाती है। एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी सेना का मकसद इंडियन एयरफोर्स को वॉर से दूर रखने का होता है, पर निशाने उतने सटीक नहीं बैठते हैं और इंडियन एयरफोर्स तुरंत सतर्क हो जाती है और फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर इसके बाद इंडियन एयरफोर्स रिटेलिएट करती है और पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस को तबाह कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान के रनबेस की हालत खराब हो जाती है और अब वो इन एयरबेस का यूज वॉर में नहीं कर पाते हैं। कुछ इसी तरह का हाल इंडियन एयरफोर्स ईस्ट पाकिस्तान के एयरबेसेस का भी कर देती है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी भी पाकिस्तानी नेवल आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देती है। इंडियन नेवी पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट नेवल बेस कराची हार्बर को टारगेट बनाती है और इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन की कमान को संभालते हैं नेवी चीफ एडमिरल SM नंदा, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से परमिशन लेने के बाद 25th स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को अटैक की जिम्मेदारी देते हैं और फिर इनकी कमांड पर इंडियन नेवी के वॉरशिप कराची से 460 किलोमीटर पास पहुंच जाते हैं। रात का इंतजार करते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट एयर बॉम्बिंग नहीं कर सकते थे। इंडियन नेवी का प्लान था कि अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तानी वॉरशिप को पूरी तरह से तबाह कर दे और फिर शाम होते होते इंडियन नेवी कराची पोर्ट के 330 किलोमीटर करीब चल जाते हैं। इंडियन नेवी का INS किल्तान रात में ही कराची के 130 किलोमीटर दूर होने के बावजूद पाकिस्तानी वॉरशिप का पता चला लेता है और उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान के ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी को डर था INS विक्रांत का, क्योंकि INS विक्रांत जंग की तस्वीर बदल सकता है। INS विक्रांत शान से बे ऑफ बंगाल के रास्ते ईस्ट पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट को कैरी किए हुए एक्टिव था। पाकिस्तानी आर्मी इसे बर्बाद करने के लिए PNS गाजी को रूट पर भेज
भेजती है। नेवल सबमरीन PNS गाजी कराची से बे ऑफ बंगाल के रास्ते रवाना हो जाता है। इसके बारे में इंडियन फोर्सेस को पता चल जाता है, इसलिए गाजी को चकमा देने के लिए विशाखापट्टनम में INS राजपूत को एक्टिव कर देते हैं और ऐसे बताया जाता है जैसे विशाखापट्टनम पर INS विक्रांत खड़ा हो और सेम सिग्नल दिए जाते हैं जिससे उनको लगे कि यहाँ INS विक्रांत खड़ा है और फिर INS राजपूत PNS गाजी को अटैक करने लग जाता है और जिससे PS गाजी डूब जाता है। यानी इंडिया वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी यूज करता है, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में कोऑर्डिनेट ऑफेंसिव पॉलिसी यूज करता है। इंडिया के वॉर में एंट्री करते से ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाता है सीज फायर की अपील के लिए। 4 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में लंबी चर्चा होती है, जिसमें USA पाकिस्तान के सपोर्ट में तो सोवियत यूनियन भारत के सपोर्ट में होता है। इंडिया के अगेंस्ट 2 बार प्रस्ताव लाया जाता है जिसे सोवियत यूनियन वीटो कर देता है। 6 दिसंबर 1971 को भूटान पहला देश होता है जो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करता है और इसी दिन इंडिया भी रिकॉग्नाइज कर देता है बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। 12 दिसंबर 1971 आते आते इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान हार को सामने खड़ा देखता है। फिर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जल्दी से न्यूयॉर्क जाते हैं सीज फायर के लिए अमेरिका से डिस्कस करने के लिए। 4 दिन का समय लगता है प्रपोजल को फाइनलाइज करने में, तब तक काफी देर हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलिट्री सरेंडर कर देती है। जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रस्ट्रेशन में आकर यूनाइटेड नेशंस की स्पीच को रोककर काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया और पाकिस्तानी आर्मी को 30 मिनट का टाइम दिया जाता है सरेंडर करने के लिए। पाकिस्तानी मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी बिना रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं। इसी के साथ ईस्ट पाकिस्तान की सरकार कोलैप्स कर जाती है और इसी दिन 16 दिसंबर 1971 को हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन होता है। 93,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी की सेना के सामने सरेंडर कर देते हैं। ये दुनिया के लार्जेस्ट सरेंडर में से एक था। नेक्स्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट साइन करते हैं। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके बदले में इंडिया ने प्रॉमिस किया कि वो 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर को पाकिस्तान को 5 महीनों के अंदर सौंप देगा। साथ ही 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो इंडियन ट्रूप्स ने वेस्ट पाकिस्तान में कब्जा ली थी उसे भी वापस कर देगा। इस तरह से एक नए देश का जन्म होता है बांग्लादेश। 1974 में यूनाइटेड नेशंस भी रिकॉग्नाइज कर देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में याहिया खान की डिक्टेटरशिप भी कोलैप्स कर जाती है और जुल्फिकार अली भुट्टो को 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। शिमला एग्रीमेंट के तहत मुजीबुर रहमान को रिलीज कर दिया जाता है और ढाका भेज दिया जाता है जहां उनका हीरो की तरह वेलकम होता है। 1973 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें मुजीबुर रहमान मेजोरिटी से इलेक्शन जीत जाते हैं और अभी उन्हीं की डॉटर शेख हसीना बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने ओपिनियन और फीडबैक भी। और यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।